हेलो साथियों, नमस्कार, जय जोहार। बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो पर जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है उसके नामकरण को लेकर के कई सारे ऐतिहासिक एवं साहित्यिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। इसके साथ ही कई सारे ग्रंथ मिलते हैं, कई सारे अभिलेख मिलते हैं और विभिन्न विद्वानों के मतभेद भी परिलक्षित होते हैं कि इसके नामकरण को लेकर के छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। इसको लेकर के अलग अलग विद्वानों की जानकारियाँ प्राप्त होती है, अलग अलग अभिलेख प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही प्राचीन काल में विभिन्न कालों में जो छत्तीसगढ़ का नाम हुआ, छत्तीसगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता था, इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी देखने वाले हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ को वैदिक काल में या फिर रामायण काल में, महाभारत काल में, गुप्त काल में या मुगल काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेड फैक्ट हैं छत्तीसगढ़ के नामकरण को लेकर के कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता है। फिर विस्तार से हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से ग्रंथ मिले हैं, कौन कौन से अभिलेख मिले हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। सबसे पहला पॉइंट है कि वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था और बस्तर को किस नाम से जाना जाता था। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि प्राचीन काल में या फिर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, बस्तर को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। जो छत्तीसगढ़ था या फिर बस्तर था उसको दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता था। रामायण काल में देखिए, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कहानी है, आगे हम देखने वाले हैं कि दक्षिण कोसल क्यों कहा जाता था, दक्षिण कोसल नाम इसका क्यों पड़ा महाभारत काल में। तो छत्तीसगढ़ को रामायण काल में दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था और बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में कोसल या प्राकोसल के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ को कोसल या प्रकोसल के नाम से जाना जाता था और बस्तर को कांतर के नाम से जाना जाता था। फिर महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ के नाम से जाना जाता था। चेदी महाजनपद होने के कारण इसको चेदिसगढ़ नाम दिया गया। इस तरीके से महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को चेदिसगढ़ के नाम से जाना जाता था। टालमी जो सातवाहन काल के नरेश रहे हैं, टालमी, उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग अधिष्ठी से किया। तो छत्तीसगढ़ को अधिष्ठी कहा। रघुवंशम जो कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में उन्होंने छत्तीसगढ़ को कोसल एवं उत्तर कोसल कहा। छत्तीसगढ़ को कोसल एवं उत्तर कोसल कहा। कालिदास ने अपनी रचना रघुवंशम में इसका उल्लेख किया है। गुप्त काल में देखिए, छत्तीसगढ़ को कोसल या फिर दक्षिणापथ कहा गया और बस्तर को महाकांतर कहा गया। इसके बाद ह्वेनसांग जो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसलो के रूप में किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ को किसलो बताया कि इसका नाम किसलो है। कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा गया। मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य के नाम से जाना गया। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ और कनिंघम के अनुसार महाकोसल और बस्तर को दंडकारण्य कहा गया। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि छत्तीसगढ़ के प्राचीन काल नाम है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं दक्षिण कोसल किस काल में कहा गया और दक्षिण कोसल इसका नाम क्यों हुआ। तो इसके पीछे एक कहानी है। तो रामायण काल के अनुसार छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा गया और यहाँ के जो राजा थे उस समय भानुमत थे और इसका उल्लेख रामायण के एक श्लोक में भी मिलता है, इसको भी आपको याद रखना है। तथा कौशल राजनम भानुमत सुसंस्कृतम से यह ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ का जो नाम था दक्षिण कोसल था। ग्रंथ के अनुसार जो कोसल खंड नामक ग्रंथ है उसके अनुसार विंध्य पर्वत के दक्षिण में नागपतन या फिर नागपंटम नामक क्षेत्र में कोसल नाम का राजा शासन करता था। उस समय कोसल नामक राजा जो थे यहाँ शासन करते थे और आगे चल कर के कालांतर में
इस वंश के जो राजा हुए वो भानुमत हुए। और भानुमत आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री राम के नाना जी हैं और इनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी एक पुत्री थी माता कौशल्या और उनका जो पूर्व नाम था भानुमति था। ठीक है, आपको याद रखना है भानुमति। और जो कि राजा दशरथ से इनका विवाह हो गया था और भानुमत की कोई पुत्र न होने के कारण ये जो पूरा राज्य है हमारा कौशल राज्य है राजा दशरथ को मिल गया और आगे चल करके यही दक्षिण कौशल कहलाया। इस तरीके से जो रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नामकरण दक्षिण कौशल हो गया, दक्षिण कौशल के नाम से जाने जाना लगा। इसके साथ ही साहित्यिक लेख भी मिलते हैं जो पढ़नी के अष्टधाई में उन्होंने दक्षिण कौशल शब्द का साहित्यिक रूप से प्रथम बार प्रयोग किया हुआ है। तो आप पूरी कहानी समझ चुके होंगे कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल क्यों कहा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए कालिदास ने अपनी जो रचना है रघुवंशम में उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कौशल एवं उत्तर कौशल कहा और इस रचना में उन्होंने माता कौशल्या को कौशल देश की राजकुमारी बताया गया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है रामायण काल में दक्षिण कौशल और फिर कालिदास जी द्वारा अपनी रचना रघुवंशम में उन्होंने इस छत्तीसगढ़ के लिए कौशल एवं उत्तर कौशल शब्द का प्रयोग किया। फिर देखिए महाकौशल इसको कहा जाने लगा। जो महाकौशल प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा। प्रारंभ में दक्षिण कौशल विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। उन्होंने कारण बताया कि जो प्रारंभ में दक्षिण कौशल जो है विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता था और बाद में एक बड़े राज्य के रूप में उभरा और इसका नाम महाकौशल स्थापित हुआ। इस तरीके से दक्षिण कौशल, कौशल एवं उत्तर कौशल से इसको महाकौशल कहा जाने लगा। अब यहाँ पर एक और मत मिलता है प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार। प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार उन्होंने कहा कि महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था, चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था और कालांतर में यही चेदीसगढ़ से अपभ्रंश होकर के छत्तीसगढ़ बना। इस तरीके से प्रोफेसर हीरालाल ने अपना बताया कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में चेदीसगढ़ के नाम से जाना जाता था। छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़। अब यहाँ पर वेलगर ने अपना बताया कि यहाँ पर छत्तीस घर बसे। उनके द्वारा कि जरासंध के काल में इस क्षेत्र में 36 परिवार पलायन कर बस गए थे, जहाँ 36 घर हुए और इसी के अपभ्रंश से इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। तो वेलगर ने इस तरीके से कारण बताया। इसके साथ ही चिल्स के अनुसार उनके अनुसार कि कलचुरी शासक कल्याण साय ने जमाबंदी प्रथा के तहत छत्तीसगढ़ या 36 किला बनवाए थे और यह 36 किला या छत्तीसगढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर एवं दक्षिण में 18 गढ़ों में विभाजित था और इन्हीं 36 गढ़ों के आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ हुआ। आप पूरी कहानी समझ चुके होंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम किस प्रकार से हुआ, छत्तीसगढ़ नाम कैसे पड़ा। अब यहाँ पर कुछ अभिलेख भी प्राप्त होते हैं, ठीक है, जिसमें देखिए सबसे पहला अभिलेख प्राप्त होता है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, जो समुद्रगुप्त के वीर गाथाओं का वर्णन है प्रयाग प्रशस्ति में। उन्होंने अपना जो प्रयोग किया इस क्षेत्र के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, उन्होंने कौशल क्षेत्र एवं महाकांतर का प्रयोग किया अपने प्रयाग प्रशस्ति में। इस क्षेत्र के लिए कौशल क्षेत्र एवं महाकांतर का प्रयोग किया। इस क्षेत्र को कौशल क्षेत्र महाकांतर कहा। इसी प्रकार जो बालाघाट अभिलेख है पृथ्वी सेन द्वितीय का, जो वाकाटका नरेश रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए मैक्कल या कौशल क्षेत्र एवं मालवा क्षेत्र का प्रयोग किया। अड़भार जो नन्न राज्य शासक हुए, उन्होंने अपने अभिलेख में कौशल एवं उत्कल कहा। एहोल पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख है एहोल, जो चालुक्य शासक हुए, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए कौशल एवं कलिंग शब्द का प्रयोग किया। दशावतार मंदिर लेख, जो दंती दुर्ग राष्ट्रकूट शासक हुए, उनके अभिलेख में कौशल एवं कलिंग शब्द का प्रयोग हुआ।
अन्य अभिलेख जैसे राजेंद्र प्रथम चोल जो शासक हुए, उन्होंने कौशल नाडु एवं ओड्रू शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे कि विभिन्न अभिलेखों के द्वारा छत्तीसगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता था, किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर देखिए स्थिति एवं विस्तार कि छत्तीसगढ़ का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ तक फैला हुआ था। तो इसके द्वारा भी विभिन्न अभिलेख प्राप्त होते हैं, विभिन्न साहित्यिक जानकारियाँ प्राप्त होती है, जिसमें सबसे पहला है चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार। उन्होंने अपनी यात्रा विवरण में किसलो, छत्तीसगढ़ शब्द के लिए किसलो शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने बताया कि इसकी स्थिति जो है कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो कलिंग के उत्तर पश्चिम दिशा में बताई और जिसके मध्य में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़ तथा संबलपुर जिले शामिल थे। कनिंघम के अनुसार कनिंघम ने इसका जो विस्तार बताया, उत्तरी सीमा उज्जैन तक, दक्षिणी सीमा आंध्र प्रदेश तक, पूर्वी सीमा उड़ीसा तक, पश्चिमी सीमा महाराष्ट्र तक। इसी प्रकार प्रोफेसर हीरालाल के अनुसार इन्होंने बताया कि पश्चिमी सीमा में बरार जिला स्थित है, पूर्वी सीमा में सबलमपुर जिला स्थित है और यहाँ की राजधानी भंदक को बताया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि किन्होंने अपने दक्षिण कोसल की राजधानी भंदक बताया, तो प्रोफेसर हीरालाल। इसके बाद लोचन प्रसाद पांडे, इन्होंने बताया कि उत्तर में गंगा तक, दक्षिण में गोदावरी तक, पूर्व में समुद्रवर्ती पाली, बालासोर, उड़ीसा तक और पश्चिम में उज्जैन तक, जिसमें सबसे पहला मिलता है दलपत राव। दलपत राव जो थे वो खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि कर्णराय के दरबारी एवं चारण कवि थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया और उनकी रचना थी लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ छत्तीसगढ़ न गढ़या रहे। राज्य कवि दलपत राव ने सन 1487 ईस्वी में एक प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया और अन्य स्रोत भी मिलता है, कहीं कहीं 1494 मिलता है या फिर 1487 मिलता है। तो सर्वप्रथम दलपत राव जो राज्य कवि थे, उन्होंने सर्वप्रथम अपनी रचना पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। कवि गोपाल मिश्र काफ़ी चर्चित हैं। उन्होंने अपनी रचना खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया, जो कि 1689 ईस्वी कवि गोपाल मिश्र जो कि कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि थे, उन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया। इसके बाद देखिए मिस्टर जेटी ब्लंट, ये एक शासकीय रूप से छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत 1795 ईस्वी के यात्रा वृत्तांत में बिलासपुर गजेटियर में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। तो इसको भी आपको याद रखना है कि 1795 में सर्वप्रथम शासकीय रूप में मिस्टर जेटी ब्लंट द्वारा बिलासपुर गजेटियर में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। बाबू रेवा राम जो कि एक इतिहासकार रहे हैं, आधुनिक इतिहासकार, छत्तीसगढ़ के प्रथम आधुनिक इतिहासकार। उन्होंने अपनी रचना विक्रम विलास 1839 ईस्वी में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। इसके साथ बलदेव प्रसाद मिश्र ने छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कहा है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं और आप समझ चुके होंगे कि छत्तीसगढ़ का नामकरण किस प्रकार से हुआ। एक बार पुनः हम रिपीट कर लेते हैं कि प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किन किन नामों से जाना जाता रहा है। तो सबसे पहले वैदिक काल में छत्तीसगढ़ या फिर बस्तर को दक्षिण दिक के नाम से जाना जाता रहा है। रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल और बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को कोसल या फिर प्रकोसल के नाम से जानते थे और बस्तर को कांतर के नाम से जानते थे। महाजनपद काल में चेदिसगढ़ के नाम से जाना जाता था। टालमी जो सातवाहन काल थे उसमें अधिष्टि के नाम से जाना जाता था। रघुवंशम, कालिदास की जो रचना है रघुवंशम, उनके द्वारा छत्तीसगढ़ को कोसल एवं उत्तर कोसल के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में छत्तीसगढ़ को कोसल या फिर दक्षिणापथ कहा गया और बस्तर को महाकांतर कहा गया। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में छत्तीसगढ़ को किसलो कहा है। इस प्रकार कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहते थे। मुगल काल में रतनपुर राज्य कहते थे।
ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ सर्वप्रथम मिस्टर जेटी ब्लंट द्वारा शासकीय रूप में बिलासपुर गेजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। कनिंघम के अनुसार महाकौशल और बस्तर को दंडकारण्य कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ छत्तीसगढ़ नामकरण को लेकर के आप कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे आप बहुत ही आसानी से बना लेंगे कि वैदिक काल में, रामायण काल में, भारत काल में या फिर गुप्त काल में, कलचुरी काल में छत्तीसगढ़ को किन नामों से जाना जाता था। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के अनुसार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।